हेलो फ्रेंड्स, पीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की पिछली वीडियो में हमने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम होता है मेमोरी को मैनेज करना, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? सबसे पहले समझते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज ए फॉर्म ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाइड टू कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट एक तरीका है जो कंप्यूटर की मेमोरी पे अप्लाई किया जाता है और इसको हम रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड वेज टू डायनेमिकली allocate portions of memory to programs at their request and free it for reuse when no longer needed। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ यही है कि मेमोरी मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट हुई वो इसलिए हुई क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो लिमिटेड है और हम प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं, क्लोज करते रहते हैं, फिर किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, फिर उसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से मेमोरी को अगर फ्री नहीं किया गया दोबारा रीयूज करने के लिए तो मेमोरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और हम अपने सारे प्रोग्राम्स रन नहीं कर पाएंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा हम मेमोरी के जो पोर्शंस होते हैं उनको एलोकेट करते हैं और जब वो जिस सॉफ्टवेयर को एलोकेट किए गए हैं वो सॉफ्टवेयर आपने क्लोज कर दिया है, वो एप्लीकेशन आपने बंद कर दिए, तो मेमोरी के उस पोर्शन को फ्री कर दिया जाता है ताकि जब आप दूसरा कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसको रीयूज किया जा सके। इसलिए यही मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मेमोरी मैनेजमेंट कीप्स ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन। मेमोरी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मेमोरी के हर एक लोकेशन का ट्रैक रखता है। ट्रैक मतलब उसका रिकॉर्ड रखता है ताकि उसको पता चल सके कि कितनी मेमोरी फुल हो गई है, कितनी बची हुई है, मेमोरी के किस एड्रेस पे एप्लीकेशन क्लोज कर दी गई है, मेमोरी के कौन से एड्रेस पे मुझे दोबारा से रीएलोकेट करना है। तो ये सारी डिटेल्स मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत नोट करके रखी जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ आइदर इट इज एलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज फ्री। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि ये नोट करके रखा जाता है किस एड्रेस पे अभी एलोकेशन हो रखी है, कौन सा एड्रेस फ्री है, ताकि उसको यूज किया जा सके, प्रॉपरली स्पेस को सेव किया जा सके। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी फॉर मैनेजमेंट। मेमोरी 4 प्रकार की होती है मैनेज करने के लिए। कैश मेमोरी मैनेजमेंट, रैम मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट और सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेस ऑर्डर ऑफ मेमोरी टाइप्स। अभी जो मैंने आपको मेमोरी के 4 प्रकार बताए हैं मैनेज करने के लिए, वो किस डायरेक्शन में लगे होते हैं, किस डायरेक्शन में काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CPU access cache memory, after that access RAM to store data from secondary storage that has current operating system। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले CPU कैश मेमोरी को एक्सेस करता है, उसके बाद RAM को एक्सेस करता है और सेकेंडरी स्टोरेज से जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, विंडोज पे या मैकिंटोश पे, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, चाहे विंडो 10 पे कर रहे हैं, उसको स्टोर करता है रैम के अंदर। मोस्टली वी यूज हार्ड डिस्क स्टोरेज। मोस्टली हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट वर्चुअल मेमोरी इन हार्ड डिस्क टू स्टोर रिसेंट डेटा विच कॉल्ड बाय रैम रिसेंटली। यहाँ बताया गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है जिसका काम होता है कि जो डेटा भी रैम ने फ्री किया है, अभी रैम ने उसको फ्री कर दिया, हार्ड डिस्क में भेज दिया या इरेज कर दिया, तो उसकी एक कॉपी वो हार्ड डिस्क की वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर लेता है ताकि अगर रैम उसको दोबारा कॉल करे तो उसे हार्ड डिस्क में ढूंढना ना पड़े, वो तुरंत उसको रैम के पास पहुंचा दे। इसका एक एग्जांपल आप इसी तरह से समझ सकते हैं। नोटपैड आपने ओपन किया, अब नोटपैड आप चला रहे हो, अचानक आपने नोटपैड को बंद कर दिया तो नोटपैड का जो डेटा होगा वो क्या होगा, रैम से इरेज हो जाएगा, लेकिन उसकी एक कॉपी वर्चुअल मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। अब जैसे ही मान लिया आपने नोटपैड को दोबारा चला दिया तो इस बार नोटपैड को ओपन होने में कम टाइम लगेगा पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी हार्ड डिस्क में सर्च करने की जरूरत नहीं है। नोटपैड के डेटा को वो सीधा उस वर्चुअल मेमोरी में जाएगा क्योंकि उसे पता है कि रिसेंटली यूज्ड सॉफ्टवेयर है, अभी इसको पहले भी यूज किया गया था, इसलिए वो वर्चुअल मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर रहेगा और वहां से उठा के सीधा रैम में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस बार प्रोसेस में कम टाइम लगेगा और ये प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए यूज की जाती है ये टेक्निक, क्योंकि हर बार आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं फिर उसको तुरंत आप दोबारा ओपन भी कर सकते हैं, तो दोबारा से उतना ही समय ना लगाया जाए, इसलिए उसको
वर्चुअल मेमोरी में स्टोर रखा जाता है कुछ समय के लिए। अब मेमोरी मैनेजमेंट के आधार पे यहाँ पे देखो इसका जो ऑर्डर है, एक्सेस ऑर्डर दिखाया गया है इस इमेज में। सबसे पहले सीपीयू होता है, सीपीयू कैशे मेमोरी से डायरेक्ट अटैच होता है, कैशे मेमोरी रैम से डायरेक्ट अटैच होती है, और रैम वर्चुअल मेमोरी से डेटा को लेती है और डेटा को देती है, और वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का ही एक पार्ट होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगता है कि भाई अब ये डेटा काम का नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको यूजर ओपन नहीं करेगा, और ये कैसे लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज किए हुए 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो एक टाइम सेट होता है, उसके बाद वो वर्चुअल मेमोरी से निकल के मेन मेमोरी में यानी कि हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। और अब फिर भी अगर आपने दोबारा उस सॉफ्टवेयर को 15-20 मिनट बाद ओपन कर लिया, वो हार्ड डिस्क में से डेटा को ट्रांसफर कर देगा रैम में, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन वर्चुअल मेमोरी इसलिए बनाई गई, जो रिसेंट एप्लीकेशन आपने क्लोज की है उसको अगर आप दोबारा ओपन करते हैं तो तुरंत उस डेटा को वर्चुअल मेमोरी से रैम रिस्टोर कर लेगी, क्योंकि रैम के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है और हार्ड डिस्क हमारी एक वाइड कैपेसिटी रखती है। तो ऐसा डेटा जो अभी यूज नहीं हो रहा है, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर कर देता है ताकि रैम फ्री रहे, ज्यादा से ज्यादा रैम को फ्री रखा जाए। और इसी प्रोसेस को इधर वाली इमेज में भी दिखाया गया है कि सीपीयू होता है, रजिस्टर में भी डेटा स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, एड्रेस, L1 कैश होती है पूरी, इसको लेवल 1 कैशे मेमोरी कहते हैं, और लेवल 2, लेवल 3 कैशे मेमोरी भी होती है। ये कैशे मेमोरी के पार्ट हैं, लेकिन आप इस पूरी को कैशे मेमोरी ही समझ सकते हैं, डीपली जाने से अभी कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मेन मेमोरी यानी कि रैम आ गई, और इसके बाद वर्चुअल मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क का वर्चुअल मेमोरी का पार्ट। अब यहाँ पे दो एरो दिखाए गए हैं, एक साइज का राइट साइड में और स्पीड का लेफ्ट साइड में। यानी कि अगर साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा साइज हार्ड डिस्क में होता है और सबसे कम साइज सीपीयू के पास जो रजिस्टर होते हैं उनमें होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और अगर स्पीड की बात करें तो रजिस्टर्स में यानी कि कैशे मेमोरी में सबसे ज्यादा स्पीड होती है और सेकेंडरी मेमोरी में सबसे कम स्पीड होती है। दोनों एरे यहाँ पे इसलिए लगाए गए हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैशे मेमोरी मैनेजमेंट। In cache memory, all data is stored in small quantity and transferred to processor on real time. It is fastest memory and it takes data from RAM in blocks of data and sent to processor in bits by bits. यहाँ पे बताया जो कैशे मेमोरी होती है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डेटा स्टोर करती है, 2 MB, 3 MB, मैक्सिमम 8 MB, 10 MB, इस तरह की कैशे मेमोरी कंप्यूटर्स में होती है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये जो प्रोसेसर को डेटा ट्रांसफर करती है वो रियल टाइम होता है, बिल्कुल जैसे ही प्रोसेसर ने डिमांड की तुरंत उसको ट्रांसफर कर दे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और ये प्रोसेसर से डायरेक्ट अटैच होती है। लेकिन ये डेटा लेती है रैम से, और जो रैम से ये डेटा लेती है वो ब्लॉक्स में लेती है, लेकिन प्रोसेसर को देती है बिट बाय बिट, क्योंकि प्रोसेसर बहुत सारा डेटा होल्ड नहीं कर सकता एक साथ, वो बिट बाय बिट में प्रोसेस करता है। 64 बिट का प्रोसेसर है तो 64 बिट डेटा प्रोसेस करेगा, और 32 बिट का प्रोसेसर है तो 32 बिट डेटा प्रोसेस करेगा। लेकिन रैम से डेटा आता है एक तरह से बल्क में, ब्लॉक यहाँ पे वर्ड यूज किया है, ब्लॉक में मतलब समूह में आता है, इकट्ठा डेटा आता है थोड़ा सा, तो उसको पहले ये डिवाइड करती है और प्रोसेसर को बिट बाय बिट उसे प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये देखो मेन मेमोरी में ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स जो है ये ब्लॉक्स बोले जाते हैं, इनका अपना पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो एक ब्लॉक से डेटा गया, कैशे मेमोरी उसको लाइंस में डिवाइड कर लेती है, यानी कि बिट बाय बिट उसको डिवाइड कर लेती है और फिर सीपीयू को बिट बाय बिट डेटा देती है, और बिट बाय बिट लेकर के फिर वापस उसे ब्लॉक बना के मेन मेमोरी में यानी कि रैम में वापस भेजती है, आउटपुट जो निकलता है प्रोसेसर से। यहाँ पे भी कैशे एंड मेन मेमोरी का जो है डायग्राम दिखाया गया है कि मेन मेमोरी से डेटा जाता है ब्लॉक्स में, और कैशे मेमोरी से फिर वो डेटा जाता है सीपीयू के पास वर्ड्स। यहाँ पे एक पेज, बुक, ब्लॉक, वर्ड, एक एग्जांपल लिया गया है कि एक बुक है उसका एक पेज है, पेज पे एक पैराग्राफ है जिसको यहाँ ब्लॉक बोला गया, और पैराग्राफ का एक लाइन या वर्ड है। तो मेन मेमोरी में पैराग्राफ होता है और कैशे मेमोरी में वो पैराग्राफ जाने के बाद वर्ड्स में डिवाइड हो जाता है और सीपीयू के पास वर्ड्स बाय वर्ड्स वो डेटा जाता है। इसको लेन टर्म में अगर समझा जाए तो। तीसरा एग्जांपल इस इमेज में दिखाया गया कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास थोड़ी सी बुक्स आप लाके रख सकते हैं अपने पढ़ने के लिए या अपने काम के लिए। तो आप पूरी लाइब्रेरी उठा के तो नहीं लाए एक बार में,
आप थोड़ी थोड़ी बुक लेके आएंगे, जब आपको जरूरत नहीं होगी उसे वापस रखाएंगे। तो ये तीसरा एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है कि रैम और कैशे मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे मैनेज होती है। नेक्स्ट है रैम मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मैनेज रैम। रैम को मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। रैम हैज ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड एवरी ब्लॉक हैज ए फिजिकल एड्रेस। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, रैम जो होती है इसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं और ये डेटा को ब्लॉक्स में ही स्टोर करती है और प्रत्येक ब्लॉक का जो है अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है। हर एक ब्लॉक एक एड्रेस रखता है अपना, जिसके द्वारा उसके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई ऑल ब्लॉक्स बाय देयर एड्रेस टू स्टोर डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उन सारे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करता है, उनके एड्रेस को स्टोर करता है अपने पास, ताकि उनमें डेटा प्रॉपर्ली स्टोर किया जा सके। रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एक्सेस एनी ब्लॉक रैंडमली बाय इट्स फिजिकल एड्रेस विदाउट गोइंग एज रो वाइज। यहाँ पे बताया गया है कि रैम जो है वो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ब्लॉक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है उसके एड्रेस के द्वारा। उसे जरूरी नहीं है कि वो पहले से शुरू करे, फिर दूसरे पे जाए, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, उसे ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि रैम के 5वें ब्लॉक में नोटपैड का डेटा है, तो वो उसके फिजिकल एड्रेस के द्वारा डायरेक्ट उसके 5वें ब्लॉक में जाएगा और नोटपैड के डेटा को एक्सेस करके सीधा कैशे मेमोरी को दे देगा और कैशे मेमोरी उसको सीपीयू को दे देगा प्रोसेस करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम केयर ऑफ ऑल ब्लॉक्स दैट विच वन शुड बी फ्री एंड विच शुड स्टोर नेक्स्ट रिक्वेस्टेड डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज की देखभाल करता है, इस चीज को आइडेंटिफाई करके रखता है कि भाई किस ब्लॉक को फ्री करना है, किस ब्लॉक में जो नेक्स्ट रिक्वेस्टेड डेटा है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन हो रही है, उसका डेटा किस ब्लॉक में रखना है। ये सारी जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है सभी ब्लॉक्स के लिए। रैम वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन कैश मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। रैम जो है वो एक पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है कैशे मेमोरी के बीच में और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। क्यों? कैशे मेमोरी बहुत ज्यादा फास्ट होती है लेकिन साइज बहुत कम होता है, सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो होती है लेकिन साइज बहुत ज्यादा होता है। तो डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से कैशे मेमोरी तक पहुंचाने के लिए रैम एक पुल का काम करेगी कि सेकेंडरी मेमोरी से तो इकट्ठा ले लेगी और कैशे मेमोरी को थोड़ा थोड़ा देगी, ब्लॉक्स में देगी। और कैशे मेमोरी भी सेम ऐसे ही काम करती है सीपीयू के और रैम के बीच में। रैम से ब्लॉक्स में डेटा लेती है और सीपीयू को बिट बाय बिट, वर्ड्स बाय वर्ड्स डेटा देती है। यहाँ पे इस इमेज में ये बताया भी गया है कि किस तरह से डेटा आता है वर्चुअल मेमोरी से और हार्ड डिस्क से, और रैम में किस तरह से वो ब्लॉक वाइज स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। इस वीडियो को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है इस बारे में पढ़ा जाए, क्योंकि रैम, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वर्चुअल मेमोरी का अभी तक कहीं भी जिक्र नहीं था क्योंकि वो फिजिकल नहीं होती है, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट नहीं होती है, ये वर्चुअली क्रिएट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो क्या बताया यहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रैम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सेकेंडरी रैम भी कहा गया है। इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हार्ड डिस्क स्पेस विच कैन परफॉर्म एज एन एडिशनल रैम। ये क्रिएट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हार्ड डिस्क के स्पेस को यूज करके, जो इसी तरह से काम करती है जैसे कंप्यूटर में एडिशनल रैम लगा दी गई, रैम का साइज बढ़ा दिया गया हो। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वी कैन मैनुअली चेंज वर्चुअल मेमोरी स्पेस, अदरवाइज इट इज ऑटो डिसाइड। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आप इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं कि कितना वर्चुअल मेमोरी का साइज होना चाहिए, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटो डिसाइड कर लेता है खुद अपने हिसाब से। तो ऑटो डिसाइड करने का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे बताया गया है, टोटल वर्चुअल मेमोरी स्पेस इज इक्वल टू फ्री रैम स्पेस प्लस स्वैप फाइल स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क। जो टोटल वर्चुअल मेमोरी का स्पेस बनेगा वो जितनी इस समय रैम में फ्री स्पेस है प्लस स्वैप फाइल स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर स्वैप फाइल स्पेस सेट रहता है पहले से ही, वो रहेगा। द फाइल नेम ऑफ दिस मेमोरी इज पेज फाइल डॉट सिस। ये सिस्टम फाइल के रूप में हार्ड डिस्क के अंदर एक फाइल बनाता है जिसको हम पेज फाइल बोलते हैं। जो वर्चुअल मेमोरी की फाइल बनती है वो पेज फाइल के नाम से बनती है सी ड्राइव के अंदर। व्हाट इज स्वैप फाइल एरिया? अभी हमने स्वैप फाइल का जिक्र करा तो यहाँ पे बताया स्वैप फाइल एरिया इज एन ऑटो डिसाइडेड स्पेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्ड डिस्क, वी कैन ऑल्सो चेंज इट मैनुअली।
यहाँ पता है जो स्वैप फाइल एरिया होता है ये भी ऑटो डिसाइडेड होता है हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, लेकिन इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते, मैनुअली इसको हम चेंज कर सकते। दिस मेमोरी इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर मोस्ट इनएक्टिव डेटा फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क टू सोल्व प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी शॉर्टेज। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी इस मेमोरी को यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऐसे डेटा को जो अभी रिसेंटली इनएक्टिव हो गया है, अभी रिसेंटली उसका यूज नहीं हो रहा है, तो रैम को फ्री रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उस डेटा को वहां से उठाएगा और वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर देगा। और जैसे ही आप उस डेटा का दोबारा यूज करना शुरू करेंगे तुरंत उसे वर्चुअल मेमोरी से लाएगा और रैम में स्टोर कर देगा ताकि आप उस पर दोबारा वर्क कर सकें। इसका मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलते हैं आपने कैलकुलेटर चला रखा है, एक तरफ आपने इंटरनेट चलाया हुआ है और इंटरनेट चलाते हुए आपने कैलकुलेटर को मिनिमाइज कर, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर दिया है, तो अब इसे आप यूज तो कर नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेगा, कैलकुलेटर का सारा डेटा उठाएगा और वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर देगा और रैम को फ्री कर देगा। अब आपने तीसरी एप्लीकेशन ओपन करी, मान लिया आपने नोटपैड ओपन कर लिया, तो क्या होगा, रैम में नया डेटा आ जाएगा नोटपैड का। अब आपने इंटरनेट को मिनिमाइज किया होगा तभी तो आप नोटपैड चला रहे हैं, तो वो इंटरनेट के डेटा को भी रैम में से हटाएगा और सीधा ले जाके वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर देगा। अब अचानक आपको कैलकुलेटर पे कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे, तो तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वर्चुअल मेमोरी से जो कैलकुलेटर का डेटा स्टोर किया था उसको लेके वापस रैम में स्टोर कर देगा, फिर आप कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस इंटरनली होता रहता है और हमें उसका पता नहीं चलता है, और कंप्यूटर की रैम को फ्री रखने के लिए सब किया जाता है। दिस प्रोसेस इज डन टेम्पररली एंड इज डिजाइन टू वर्क एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। ये जो प्रोसेस होती है टेम्पररली होती है और डिजाइन की गई है हार्ड डिस्क के स्पेस को एज ए रैम यूज करने के लिए, क्योंकि पहले रैम, अब तो फिर भी 8 GB 16 GB मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन पहले इतनी नहीं थी। 16 MB 32 MB की रैम होती थी पहले, लेकिन एप्लीकेशन सबको 2-2 4-4 10-10 चलानी है, तो उसका ये सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई हार्ड डिस्क के स्पेस को एज ए सेकेंडरी रैम यूज किया जाए, जिससे कंप्यूटर की स्पीड फास्ट बनी रहे। अब यहाँ पे मैंने वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का ग्राफ बना के दिखाया है कि ये किस तरह से अवेलेबल होती है। इधर की इमेज में आप देखिए फिजिकल मेमोरी है, ये आपकी रैम हो गई, और इसमें देखो यहाँ पे ये एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया वर्चुअल मेमोरी, यानी कि रैम को इस तरह से इंक्रीज कर लिया जाता है। और किसके द्वारा, देखो साइड में डिस्क ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क रखी है, इस हार्ड डिस्क के स्पेस से इसको इंक्रीज किया जाता है। और यहाँ पे एड्रेस स्पेस का मतलब है कि इसके फिजिकल एड्रेस, जो अभी हमने पहले पढ़े हैं कि हर एक ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है, तो इसलिए इसको एड्रेस स्पेस भी बोला जाता है। अब यहाँ पे मैंने पूरा आपको ग्राफ दिखाया, इधर साइड में देखिए कि एक हार्ड डिस्क से लेकर के एक सीपीयू तक डेटा पहुंचने में किस किस तरह से वो डेटा डिवाइड होता है। सबसे पहले हार्ड डिस्क के अंदर डेटा होता है, उसको वर्चुअल मेमोरी में स्टोर किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी में उस डेटा को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे लाइब्रेरी में से आप एक बुक उठा के ले आए। अब वर्चुअल मेमोरी से रैम में जो डेटा जाएगा वो उस बुक के कुछ पेज जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस बुक के मान लिया 5 पेज आपने रैम में ट्रांसफर कर दिए। अब रैम से जो कैशे मेमोरी में डेटा जाएगा, उन 5 पेज में से मान लिया पहले पेज का और पहला पैराग्राफ चला गया कैशे मेमोरी के पास। अब सीपीयू है, आपको पढ़ना है, तो आप पूरे पैराग्राफ को तो एक साथ पढ़ेंगे नहीं, आप एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। तो कैशे मेमोरी क्या करेगी, उस पैराग्राफ में से एक एक वर्ड उठा के आपको देगी पढ़ने के लिए, यानी कि सीपीयू को देगी प्रोसेस करने के लिए। यानी कि एक बुक है, बुक में से कुछ पेज गए, पेज में से एक पैराग्राफ गया और एक पैराग्राफ में से फिर वर्ड्स गए जिनको प्रोसेस किया गया, रीड किया गया। फिर उसका आउटपुट जो भी आएगा वो वापस इसी वे में ट्रांसफर किया जाएगा, पहले कैशे मेमोरी को, फिर कैशे मेमोरी उसको कलेक्ट करके पैराग्राफ बना के देगी रैम को, और रैम मल्टीपल पैराग्राफ्स को एक पेज में कन्वर्ट करके वर्चुअल मेमोरी को देगी। और जब हम उस डेटा को सेव करना चाहते हैं तो फिर वो हार्ड डिस्क में एज ए बुक सेव हो जाए। ये पूरा प्रोसेस होता है मेमोरी मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।